हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ली चाटलियर प्रिंसिपल जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक फ्रेंच केमिस्ट के नाम पे इस प्रिंसिपल का नाम रखा गया है ली चाटलियर। जो केमिस्ट है उनका नाम था ली चाटलियर, उन्हीं के नाम पे ये प्रिंसिपल है। बेसिकली जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हैं। अब इक्विलिब्रियम की एक टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी ये है कि अगर इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर दें, इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर दें तो इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो जाता है। कैसे? वो क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर चेंज जो भी हमने चेंज किया है उस चेंज को कंज्यूम कर लेता है, या फिर ये कहें उस चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। उस चेंज को वो क्या करेगा, नलीफाई या कैंसल आउट कर देता है। और इसी चीज़ को ही हम बोलते हैं ली चाटलियर प्रिंसिपल। एक इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं? अगर इक्विलिब्रियम में हम तीन चीज़ें या तीन फैक्टर्स जो हैं उनको हम चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक रिवर्सिबल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो तीन फैक्टर्स क्या हैं? वो तीन फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट्स का हो या प्रोडक्ट्स का हो, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम ये तीन फैक्टर्स चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। यानी ये हो सकता है कि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलने लगे या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलने लगे, स्पीड से मूव करने लगे। लेकिन अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें इक्विलिब्रियम आना ही आना है, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो रीस्टैब्लिश होता है। और रीस्टैब्लिश वो तभी होगा जब वो उस पर्टिकुलर चेंज को, जैसे कि अगर हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का बढ़ा दिया था तो वो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट्स को कंज्यूम कर लेगा। यानी क्या हुआ, उसने जो भी हमने चेंज किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम किया। हमने रिएक्टेंट्स बढ़ाए, उसने रिएक्टेंट को कंज्यूम कर लिया, तो उस चेंज को उसने नलीफाई कर दिया या कैंसिल आउट कर दिया। अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से इसको समझें तो होता क्या है कि अगर ह्यूमिड डेज पर, यानी जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो उस दिन हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्वेटिंग ज़्यादा क्या होती है, स्वेटिंग तो उसी स्पीड से होती है, लेकिन स्वेट ड्राई नहीं होता। और स्वेट ड्राई क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने कहा डे क्या है, ह्यूमिड। स्किन के नियर बाई जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं। वाटर वेपर्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो जो स्किन है उससे वो स्वेट, वो मॉइस्चर, वो वाटर इवेपोरेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम एक फ़ैन ऑन कर दें और फ़ैन के नीचे बैठ जाएं तो वो फ़ैन क्या करेगा, स्किन के पास जितनी भी एयर होगी उसमें से वाटर वेपर्स को रिमूव कर देगा। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या होगा, जो स्किन है वो स्वेट को, मॉइस्चर को इवेपोरेट करना शुरू कर देगी और वापस से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं, ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी है रीस्टैब्लिश होने की। राइट, तो ली चाटलियर प्रिंसिपल हम पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है कि 11th क्लास में जब ये पढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर रहता है। एज वेल एज इंडस्ट्री में जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रिएक्शंस हैं, यानी जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए भाई एम तो यही है कि मैक्सिमम यील्ड मिले, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट किस तरह से ऑब्टेन होंगे, यील्ड कैसे, YIELD, यील्ड कैसे मैक्सिमम आएगी, ज़्यादा आएगी, वो ली चाटलियर ही हमें बताता है कि व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, जिसमें से हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बनाया जाता है। उसमें आपको बताया जाता है कि एज पर ली चाटलियर प्रिंसिपल क्या ऑप्टिमम कंडीशंस आएंगी जिससे अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, प्रेशर क्या रखना चाहिए। राइट, तो ली चाटलियर प्रिंसिपल की लैंग्वेज को हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या कह, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है। सिंपल जो अभी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे समराइज है कि इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, यानी अगर एक सिस्टम जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है उसमें अगर हम कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट या टेम्परेचर का कोई भी चेंज कर दें
तो क्या होगा कि द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू कैंसल और नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द चेंज, यानी इक्विलिब्रियम या रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी जिस डायरेक्शन में जाने से वो पर्टिकुलर चेंज जो है वो नलीफाई हो जाए या कैंसिल आउट हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स का बढ़ाया है, राइट, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलने लगेगी ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम हो जाएं। अब वन बाय वन हमें ये सारे इफ़ेक्ट देखने हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन का कोई चेंज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है, ये कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो अगर हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई थी और अगर हम उसने एडिशनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड कर दें तो ऑब्वियस सी बात है जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन हमारी क्या करेगी, उस एडेड सब्सटेंस को कंज्यूम कर लेगी, राइट, और उसको कंज्यूम करने के लिए या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अगर हमने रिएक्टेंट ज़्यादा ऐड किए थे तो फिर रिएक्शन किधर चलना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे तो वो रिएक्शन किधर चलनी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो कोई भी हम कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी कंसंट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी। जैसे सपोज A + B गिव्स C and D, एक जनरल रिएक्शन लिख ली, ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया था, हमने डबल हेडेड एरो बना दिया, रिवर्सिबल दिखा दिया रिएक्शन को। अब अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम A और B को और मिला दें, यानी A और B की क्वांटिटी को हम यहाँ पे बढ़ा दें, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी ताकि जितना भी हमने एक्स्ट्रा A और B डाला है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी दोनों तरफ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर हम C और D ऐड कर दें इस पूरे सिस्टम में, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो जाएंगे और रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर है प्रेशर। तो हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को चेंज करने के से रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। या फिर जो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हमें चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें प्रेशर कितना रखना चाहिए, प्रेशर हाई या लो की बात होती है कि प्रेशर हाई रखें या लो रखें। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है और प्रेशर और वॉल्यूम में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी है बॉयल्स लॉ की, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, राइट। तो प्रेशर वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाली रिलेशनशिप थी जो हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज द वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रोपोर्शनल में डिक्रीज करता है वॉल्यूम, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे, सपोज हमने प्रेशर बढ़ाया, पहले वॉल्यूम अगर इतना था, राइट, वॉल्यूम में इतने में अगर हमारे जो हैं सिर्फ 2 ही मोल्स आ रहे थे, तो प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से अब इतने वॉल्यूम में हमारे 2 मोल्स आएंगे, नहीं अगर हम वॉल्यूम को ज़्यादा रख रहे हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो अगर कोई रिएक्शन हमारी ऐसी है जिसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो बन के आ रहे हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो अमोनिया का फॉर्मेशन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं 4। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कम बन रहे हैं, राइट। तो कैसा प्रेशर फेवर करेगा कि अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, अमोनिया की यील्ड जो है वो मैक्सिमम हो, तो ऑब्वियसली बात है हाई प्रेशर फेवर करेगा। हाई प्रेशर से क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी यहाँ पे कम बन रहे हैं और प्रेशर को अगर हम लो कर देंगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी और हम चाहते क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जब रिएक्शन में कम होते हैं तो हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर रिएक्शन के लिए फेवर करेगा। आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि प्रेशर
या फिर सारी कंडीशंस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्रेशर कैसा होना चाहिए। तो आपको उस रिएक्शन को देखना होगा कि उस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, और क्या वो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं उनसे कम है। अगर कम है तो आपको बिल्कुल ब्लाइंडली उस चीज़ को लिखना है हाई प्रेशर। एक एक्सेप्शन है, वो बाद में बता दिया जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपको हाई प्रेशर ही लिखना है। तो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन। फेवर द रिएक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, फेवर द रिएक्शन का मतलब है कि अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम करवा क्यों रहे हैं, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। हमें वापस से अपने रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट तो नहीं चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हमें अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का मतलब रिएक्शन के फेवर में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ा दें। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर हम जितना ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन रखेंगे उतना हमारी अमोनिया बनेगी। तो पहली जो इस रिएक्शन के लिए अगर हम कह रहे हैं कि क्या सूटेबल कंडीशंस हैं, तो पहली ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, और दूसरा एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेसर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, देयरफॉर हाई प्रेशर विल सूट दिस रिएक्शन, या हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर दिस रिएक्शन, राइट। नाउ इफ, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये है कि हो सकता हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अब ज़्यादा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। जैसे कि अगर हम रिएक्शन लिख लें PCl5 का डिसोसिएशन, PCl5 डिसोसिएट होता है तो हमारे पास आता है PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली इसके, तो अगर हम यहाँ पे हाई प्रेशर रखेंगे, तो अभी हाई प्रेशर से हमने क्या देखा, हाई प्रेशर से रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में चलने लगती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे हाई प्रेशर रखा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, क्योंकि मोल्स इधर कम आ रहे हैं और हमें मोल्स चाहिए हैं, या हमें चाहिए है जो प्रोडक्ट वो चाहिए है PCl3 और Cl2। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर फेवर नहीं करेगा, जो फेवर करेगा वो होगा लो प्रेशर। तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हों वहाँ पे हमेशा लो प्रेशर की ही बात होती है। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों, राइट। पहली तो कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, और एक थर्ड कंडीशन क्या होती है जिसमें हम कहते हैं डेल्टा एन इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एन ज़ीरो कब आता है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों बराबर होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लिखें, फॉर एग्जाम्पल, तो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर as a number of moles of gases इस केस में, या फिर reactants and products are same on both the side। तो no effect of change of pressure। तो ये तीन चीज़ें हैं जो प्रेशर के लिए हैं, उसके लिए आपको देखना यही पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है किधर ज़्यादा है, या फिर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। अब एक थर्ड फैक्टर जो अगेन रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बेसिस पे जब हम रिएक्शंस को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस आती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हीट लिबरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सो का मतलब ही है एग्जिट, निकलेगी हीट वहाँ पे, और एंडो का मतलब हीट कंज्यूम होगी, हम हीट प्रोवाइड करेंगे तब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो हीट के बेसिस पे रिएक्शन दो तरह की हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी समझ लेते हैं। तो थर्ड जो है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल T लिखा हुआ है टेम्परेचर के लिए, और हमने कहा हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलाना है, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करने हैं। तो अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर होगी तो ऑब्वियस सी बात है हीट को प्रोवाइड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा हाई टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल होता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जहाँ पे हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है, हीट ऑलरेडी निकल रही है, यानी कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है, अब उसमें अगर हम और हीट प्रोवाइड कर दें तो व्हाट विल हैपन, जो हमारे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स हैं वो वापस से जो है वो क्या करने लगेंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फेवरेबल चीज़ तो हुई नहीं रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमें तो अपने प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं वो हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं कि लो टेम्परेचर विल बी फेवरेबल फॉर द रिएक्शन। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, वो है अगर कुछ रिएक्शन इस तरह से लिखी हुई है, सपोज ये रिएक्शन दे रखी है PCl5 डिसोसिएट एंड गिव्स PCl3 प्लस Cl2, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 63 किलो जूल। अगर ये रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है या हाई टेम्परेचर, तो आप कैसे बताओगे? ये रिएक्शन आपने देखी, यू डोंट नो कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो उसके लिए आपको ये डेल्टा H देखना पड़ेगा। डेल्टा जहाँ सिंबल लगा होता है इसका मतलब होता है चेंज, और H होता है एंथैल्पी के लिए, हीट के लिए, यानी यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी की बात हुई है। अब चेंज इन एंथैल्पी या डेल्टा H जब हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये चीज़ समझी थी, जहाँ हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी थी। तो जो डेल्टा H है अगर वो पॉजिटिव में आ रही है तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। पॉजिटिव का मतलब हमने इतनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस कराई है, इतनी हीट हमने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो पॉजिटिव में अगर डेल्टा H लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी, हमें वहाँ पे हीट को प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हमारे पास इस तरह से लिखी हुई है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और यहाँ पे डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव है साइन वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप नोट्स में भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही पॉजिटिव नेगेटिव से ही है आप फेवरेबल कंडीशंस बता पाएंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स heat is liberated in the reaction. Heat is liberated या heat is produced in the reaction, liberated in reaction. और जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स heat is consumed. साइन इंडिकेट हीट इज़ कंज्यूम्ड या हीट इज़ प्रोवाइडेड, हमें प्रोवाइड करी है हीट, और हीट कहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो पॉजिटिव साइन अगर लगा हुआ है इसका मतलब ये रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर एंडोथर्मिक है तो इसके लिए हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होगा। लेकिन अगर डेल्टा H की वैल्यू यहाँ नेगेटिव में दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, क्योंकि वहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, और हीट अगर लिबरेट हो रही है तो फिर हाई टेम्परेचर कभी भी फेवर नहीं करेगा, हमेशा रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। अब यही चीज़ इस तरीके से भी लिखी हो सकती है, और करके अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे भी हो सकती है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, और हीट डेल्टा H करके ना होके यहाँ पे प्लस का साइन लगा के लिखी हुई है 93.6 किलो जूल, है ना। तो इससे क्या समझ में आया? इससे भी यही समझ में आ रहा है कि जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें N2 और H2 के कंबाइन होने से अमोनिया तो मिल रही है, साथ में प्लस का साइन लगा हुआ है। प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट भी लिबरेट हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइदर हम प्रोडक्ट साइड में जो हीट है, चाहे वो हम पूरा एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट लिखें किलो जूल में या किसी भी यूनिट में, या XYZ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर प्लस के साथ लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइड में तो इसका मतलब हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। और दूसरा तरीका क्या है कि डेल्टा H के टर्म में लिख सकते हैं, और डेल्टा H में जब हम लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लगा होता है, और नेगेटिव साइन हमेशा ये इंडिकेट करता है डेल्टा H के साथ कि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है। सेम वे हमारे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट साइड में नेगेटिव के साथ हीट लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हीट जो है वो कंज्यूम हुई है, राइट, इतना हीट का लॉस हो रहा है। और अगर डेल्टा H के टर्म में लिखेंगे, रिएक्शन के साथ प्लस माइनस ना लगाएं, डेल्टा H के टर्म में लिखें तो हमेशा पॉजिटिव के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन आती हैं। आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन का बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, आप सही बात नहीं लिख पाएंगे कि हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा या फिर लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। अब लास्ट का पार्ट, यानी कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात हमने करी उसको एक रिएक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं और बताते हैं कि व्हाट विल बी द
फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट। अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे हमने हीट की बात नहीं करी, +3000 कैलोरीज। अगर कुछ इस तरह से रिएक्शन हमें दे रखी है तो एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या फेवरेबल कंडीशंस होंगी इस रिएक्शन के लिए, और फेवर किसके सेंस में होना चाहिए, HI ज़्यादा से ज़्यादा बने, ठीक है। तो HI के मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हमें कैसी कंडीशंस रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो 3 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो अगर हमें HI ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें H2 और I2 का कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हमें रिएक्शन को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी इंक्रीजिंग किस तरह से लिखते हैं हम वो देखिएगा, आपको आंसर ऐसे ही लिखने हैं अपने एग्जाम में, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ HI और सॉरी H2 एंड I2, रिएक्टेंट्स H2 एंड I2 है, विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन या द प्रोडक्शन ऑफ HI, राइट। ये आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट। अब इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें उसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अभी यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है कि HI के साथ इतनी हीट भी यहाँ पे निकल रही है, तो इतनी हीट यहाँ पे निकल रही है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अगर हमने इसमें और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन जो है वो क्या करेगी, उस हीट को एब्जॉर्ब कराने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, यानी जितना HI बनेगा वो HI डिकम्पोज होके H2 और I2 में डिसोसिएट होने लगेगा। तो किस तरह का रिएक्शन जो है वो, किस तरह का टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होना चाहिए, तो फेवरेबल होगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन। अब आती है बात प्रेशर की। प्रेशर के लिए हमने 3 चीज़ की बात करी थी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखने हैं कि वो बराबर हैं, वो कम है या फिर वो ज़्यादा हैं। इस कंडीशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ रहे हैं, यानी एज डेल्टा N की वैल्यू जो है वो है 0, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हैं, तो देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, क्योंकि डेल्टा N की केस में ये होता है कि प्रेशर को चेंज करें तो हम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स as there is no change in the number of moles in the number of moles in the reaction, the equilibrium remain unaffected by change of pressure। अब इसी में एक चीज़ और जोड़ देते हैं, अगर आपसे पूछा जाता कि इस रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो क्या होगा उसका इफ़ेक्ट, यानी इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो हमने रिएक्शन के एकदम स्टार्टिंग में बात करी थी कि कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट भी बढ़ाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन का भी, और उससे होता क्या है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है, जल्दी अटेन हो जाता है। तो अगर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी हमसे पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड but it is achieved quickly, but it is achieved quickly। तो दिस इज़ अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो किसी भी रिएक्शन के लिए हमें फेवरेबल कंडीशन डिसाइड करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ही वैल्यूएबल या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए हम फेवरेबल कंडीशन इसी प्रिंसिपल की हेल्प से बता पाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।